हैव ए गुड डे क्लास। आज श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। माई सेल्फ जितेन सैनी, योर कंप्यूटर टीचर। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है कम्युनिकेशन एंड कंटेंट टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता होगा कम्युनिकेशन क्या होता है। whenever two or more person or computers or any electronic media are communicating through their transmission, this will be called communication। जब कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब जिसमें कि हम अपने थॉट, व्यूज़ और आइडियाज़ को शेयर करते हैं किसी मीडिया के थ्रू, चाहे वो टेक्स्ट हो, ओरल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी हो, तो इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कंटेंट टेक्नोलॉजी मतलब किसी कंटेंट के थ्रू, कंटेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट हो सकते हैं। और इसके बाद आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि कंप्यूटर फिज़िकली, अगर कंप्यूटर टू और मोर कंप्यूटर्स अगर जुड़े हुए होंगे तो उसको एक नेटवर्क कहेंगे, और अगर उसमें शेयरिंग हो रही है तो नेटवर्किंग कहेंगे। तो जो नेटवर्क की डेफिनेशन होती है, इसका मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये तो एक नेटवर्क बन गया। और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। और इसमें, इस नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे बहुत सारी एडिशनल डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती हैं, वो भी एक नेटवर्क ही होगा। जैसे कि प्रिंटर होता है या प्लॉटर होता है, और भी रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं, इन अदर डिवाइसेस को रिसोर्सेज बोलते हैं। और इसके थ्रू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हम शेयर कर सकते हैं आपस में इस नेटवर्क के अंदर। जिससे क्या होता है, नेटवर्किंग का एक मेन पर्पस यही था कि कम से कम रिसोर्सेज को और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क में यूज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सके। मान लीजिए किसी कंपनी में एक प्रिंटर है और 50 कंप्यूटर हैं, 50 यूज़ करने वाले हैं, तो उन सभी के पास प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या अब प्रिंटर तो एक ही है, सबको प्रोवाइड तो नहीं करा सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको नेटवर्किंग में ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो कोई भी उस पर्टिकुलर प्रिंटर से प्रिंट करा सकता है। तो इससे क्या होता है, उसको रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया जाता है, शेयर कर लिया जाता है। इस तरीके से नेटवर्क का एक ही एडवांटेज भी बन जाता है। तो देखिए, नेटवर्क की डेफिनेशन, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इनेबल्स अस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। यानी कि जब हम कंप्यूटर को बहुत दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब कनेक्टेड करते हैं और इसके अलावा रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। और ये क्या करते हैं, विच इनेबल करते हैं, जो इनेबल करते हैं शेयर और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। इस तरीके से ये कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एडवांटेज में क्या आता है, देखिए बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। तो जैसे मेन हेडिंग को हम एक बार समझ लेते हैं, और आप इसको चाहे तो डीपली रीड भी कर लेना। हमारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल या फिर फाइल शेयरिंग। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हम यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं या कर सकते हैं टू और मोर कंप्यूटर्स के बीच में। इसके बाद इसके अलावा इसी को हम क्या कह सकते हैं, फाइल शेयरिंग भी कह सकते हैं कि हमारी मल्टीपल टाइप्स की फाइल्स होती हैं, हम उनको शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क में तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो हम उसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि हमें वो किसी पेन ड्राइव के थ्रू, CD DVD के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना, हम नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो आप, जैसा आपको पता होगा कि इंटरनेट जो होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें भी यही शेयरिंग होती है। और उसके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक वर्ल्ड के एक कोने से हम दूसरे कोने तक आसानी से शेयरिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में मैंने अभी आपको प्रिंटर का जैसे एग्जांपल बताया, तो जो प्रिंटर का एग्जांपल होगा वो प्रिंटर हमारा यहाँ पर रिसोर्स है और उसको हम शेयर कर रहे हैं।
इसी तरीके से अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए 100 कंप्यूटर थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, और मान लीजिए अगर सभी को ज़रूरत पड़ती तो 99 कंप्यूटर्स हमने कि 99 कंप्यूटर्स को हमने सेव कर लिया, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है अब, और नेटवर्किंग ने उसका काम चला दिया सारा। तो इससे क्या है कि इतनी कॉस्ट हमारी बच गई। इसके बाद फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि आप इस तरीके से एक एनवायरनमेंट में आसानी से वर्किंग कर सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट लाइन में लिखा है आ यूज़र कैन लॉग ऑन टू द कंप्यूटर नेटवर्क ऑन द कंप्यूटर anywhere on the network and can access his or her files and data। और यानी कि किसी भी कंप्यूटर पे अगर आप बैठ के भी अगर नेटवर्किंग में अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू गो टू ऑफिस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ही और शी कैन गेट कनेक्टेड विद द कंपनीज नेटवर्क एंड दस कैन वर्क फ्रॉम होम। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इसके बाद बेटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो देखिए, जब स्टोरेज कैपेसिटी सभी कंप्यूटर्स पर अलग अलग है तो किसी भी कंप्यूटर पे हम चाहे सेव कर सकते हैं, चाहे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है कि अगर अलग अलग है तो सभी कंप्यूटर पे उसका डेटा और उसकी मेमोरी अलग अलग होगी तो वो मेमोरी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आता है इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हम उसका बैकअप आसानी से ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो उसको हम आसानी से एज ए बैकअप ले सकते हैं। यानी कि रेगुलर बैकअप कैन बी टेकन एंड इम्पोर्टेंट डेटा कैन बी सेव्ड एट मोर देन वन प्लेस, यानी कि एक से ज़्यादा प्लेस पर हम उसको सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है देखिए डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें क्या आता है, डेटा की सिक्योरिटी। अब जब नेटवर्क में कोई भी एक्सेस कर सकता है तो उसमें हैकिंग के भी चांसेस हो सकते हैं और फिज़िकली एक्सेस भी हो सकता है। इस तरीके से सेकंड में देखिए वायरस और मेलवेयर। मान लीजिए किसी तरीके से अगर कहीं एक नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पे अगर मान लीजिए पेन ड्राइव या किसी ऐसी मैलिशियस प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है जिसमें कंप्यूटर पर किसी तरीके का इफ़ेक्ट हो सकता है तो वो उस नेटवर्क में कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से वायरस और मेलवेयर से यहाँ पर बचना होगा। इसके बाद लेक ऑफ रोबस्टनेस, यानी कि इफ़ द सर्वर कंप्यूटर गेट्स क्रैश्ड एंड स्टॉप वर्किंग। अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर सर्वर कंप्यूटर किसी क्या होता है, क्रैश हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा, यानी कि वो फिर प्रॉपर वर्किंग में नहीं रहेगा। इसके अलावा एक्सपेंसिव सेटअप कॉस्ट। अभी इसकी जो सेटअप कॉस्ट आती है वो एक्सपेंसिव होता है, यानी कि पहली बार में कॉस्ट इसकी ज़्यादा आती है। और द कॉस्ट ऑफ हायरिंग a skilled network administrator who maintains the network is also involved। तो इसी में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट होती है जो क्या करता है, उसका नेटवर्क को मेंटेन करने का काम होता है और ये पोस्ट एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाती है। अब देखिए इसके बाद देखिए फैक्टोपीडिया में एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, एरपा, यानी कि एरपानेट पूरा नाम है इसका। तो क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेटवर्क भी 1969 में इसको यूएस DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही शेयरिंग थी इसकी। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के क्या यूजेस होते हैं। जब मान लीजिए जिस तरीके से दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और जो उनके पास कंपोनेंट्स हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसे डिवाइसेस हैं कोई, उनको शेयर करेंगे। तो ये सब क्या है यहाँ पे, इसी तरीके से मान लीजिए कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है तो वो अपने
आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन पहला टॉपिक है, तो कम्युनिकेशन में आपस में अपने ईमेल की शेयरिंग है, चैटिंग है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ग्रुप वेयर है, एसएमएस है। तो ये क्या होगा, इसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करेंगे। और फिर उसके बाद शेयरिंग पेरिफेरल्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, ऐसे भी किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है शेयरिंग सॉफ्टवेयर। और हम किसी सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के बाद उसको हम शेयर कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेटा की शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग का मतलब भी यहीं यहाँ पर वही है कि डेटा को यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। और फिर उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, कि कंपोनेंट्स वो हो सकते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर एक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट होगा और कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि सेंडर और ट्रांसमीटर होगा, यानी कि जो सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला होगा, मतलब ट्रांसमिट करने वाला होगा, एक रिसीवर होगा, एक मीडियम होगा, एक मैसेज और प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, इसमें इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। और सेंडर मतलब सेंड करने वाला, रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला। जब 2 कंप्यूटर होंगे तो एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। मीडियम मतलब किसी केबल के थ्रू या वायरलेस, 2 तरह के मीडियम हो सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में किसी अलग अलग तरह की कोई भी वायर हो सकती है, जैसा कि नॉर्मली 3 टाइप्स की वायर होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और कोक्सियल केबल। और इसी तरीके से वायरलेस में कोई ब्लूटूथ के थ्रू भी हो सकता है और हॉटस्पॉट के थ्रू भी हो सकता है, और भी मीडिया है। इसके अलावा मैसेज किस तरीके का हो सकता है, टेक्स्ट, पिक्चर, नंबर, साउंड, वीडियो। और इसके बाद आता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं डेटा कम्युनिकेशन पे। और अब देखिए इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जैसे लैन, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लैन, वैन, वैन, पैन, कैंसन, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर आपको 4 बताए गए हैं, जिसमें कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए सबसे पहला है इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप नॉर्मली अपने घर पे एक ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन कर ब्लूटूथ के थ्रू एक नेटवर्क को क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे या लैपटॉप के थ्रू, या लैपटॉप मोबाइल या लैपटॉप से आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। इसमें आप हॉटस्पॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ये आजकल तो देखिए जो स्मार्ट टीवी हैं, रिमोट टीवी एक वायरलेस टीवी की तरह कंप्यूटर की तरह वर्क करते हैं। तो आप उनमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन क्या है, देखिए एक इसमें जो लैन, मैन और वैन है, आप इसमें बेसिक डिफरेंस मान के चलिए। और सिमिलरिटी क्या है, एक नेटवर्क है, ये तीनों नेटवर्क हैं। बस इसमें क्या होगा, एक रेंज होगा। जैसे लैन की सबसे कम रेंज है, मैन की उससे ज़्यादा, फिर वैन की उससे ज़्यादा। लैन में क्या है, मान लीजिए 4.8 किलोमीटर कहते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग में या किसी कैंपस में, किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी। तो इस एक छोटी रेंज में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कोई एक छोटा एरिया कवर करता है। और एक ये नेटवर्क जो होते हैं ये प्राइवेटली अपने प्राइवेट पर्पस से यूज़ किए जाते हैं शेयरिंग के लिए। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी रेंज बढ़ जाती है। तो जो या ये कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब बढ़ा दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क को। और ये एक सिटी, एक पूरी सिटी के अंदर भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि जो ये ऑल वर्ल्ड में आ जाता है, कि अगर ऑल वर्ल्ड में या किसी एक देश में बहुत बड़ा नेटवर्क है, मल्टीपल सिटीज़ के बीच में है, तो क्या होगा, एक वैन कहलाएगा ये।
तो इसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि इंटरनेट क्या होता है, ऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क, या जिसमें सभी कंप्यूटर्स आपस में एक शेयरिंग कर सकते हैं, ये इंटरनेट कहलाता है। वैसे भी इसको देखिए, इंटरनेशनल नेटवर्क इसका इंटरनेट की फुल फॉर्म बताई गई है, या स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क यही होता है। और इसकी एक स्पेशल डेफिनेशन भी है कि हम कंप्यूटर्स को आपस में शेयर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैन एवर टू और मोर ऑल वैन ग्रुप ऑफ नेटवर्क या कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड इंटरनेट। तो इसमें देखिए ब्राउज़र, वेबसाइट्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, जिसके थ्रू वेब पेजेस के फॉर्म में हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ब्रॉडबैंड और वाईफाई कनेक्शन के थ्रू, आईएसपी के थ्रू हमें ये सर्विस प्रोवाइड होती है। सर्च इंजन हमारे इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के मीडिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। हम इसके थ्रू डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्क है, ऑनलाइन गेम्स हैं, फोरम्स है, ईमेल, IM, वॉइप। और इसके बाद एक एक्सेस पॉइंट में इंटरनेट बताया गया है। तो इंटरनेट क्या होता है, एक ये लोकल नेटवर्क होता है प्राइवेट पर्पस के लिए, और इसमें एक लीज लाइन यूज़ होती है। तो ये क्या है, एक इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद आता है इंटर स्पेस। इंटर स्पेस जो है एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो बहुत मल्टीपल यूज़र्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ऑनलाइन जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन रियल टाइम होता है। रियल टाइम मतलब एक डायरेक्ट, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और 3D में इसका कम्युनिकेशन हो सकता है। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, किसी भी प्रकार से हम इसको कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, और ये एक तरीके से फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कहा जा सकता है। इसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया में कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया होगा। गाइडेड को हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया, मतलब जिसमें वायर होते हैं, जिस कम्युनिकेशन में हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर्स को, तो वो क्या होगा, वायर्ड मीडिया। और जिसमें वायरलेस करेंगे, यानी कि जिसमें वायर नहीं होंगे, उसको अनगाइडेड मीडिया बोलेंगे। तो देखिए पहले वाले में आते हैं वायर्ड, और जिसको बोलते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो इसको वायर्ड भी बोलते हैं, गाइडेड भी बोलते हैं, और इसको बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें जैसे डिफरेंट टाइप्स के इसमें केबल्स होंगी। तो केबल्स मैंने जैसे बताया था आपको कि केबल्स आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, कोक्सियल केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, और एक ईथरनेट केबल भी इसमें बताई गई है। वैसे अभी तक नॉर्मली हम प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ रहे थे, या अब से पहले जो पढ़ रहे थे, उसमें मैक्सिमम टाइम ईथरनेट केबल को सेपरेट ही बताया जाता था। यहाँ पर इसमें इस कैटेगरी के साथ इसको ऐड कर दिया गया है। तो चलो इसको भी ऐड करेंगे और बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला टॉपिक है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में अनशील्डेड भी आती है और शील्डेड भी आती है। अनशील्डेड मतलब जो प्रॉपर कवर नहीं होती, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती केबल की, और जिसके थ्रू सिग्नल हमारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। और जो शील्डेड आती है वो प्रॉपर कवर होती है, उसमें कवरिंग होती है, उसको अच्छे से हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, जिसके ट्रांसमिशन जो होंगे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसमें देखिए पहला वाला अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। और इस केबल में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग वायर होते हैं। जैसे 8 टाइप्स के वायर्स हैं। अब 8 टाइप्स के वायर्स में 8 वायर होते हैं, अलग अलग केबल कलर होते हैं। हम इस कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर एक सिग्नल, एक जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारे जो
कनेक्टर्स होते हैं, जैसे RJ11 एक कनेक्टर है, RJ45 एक कनेक्टर है। तो इनमें जो वायर्स होते हैं उनके एक कॉम्बिनेशन से एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है कनेक्टर्स को कनेक्ट करके। तो कनेक्टर्स अपने सिग्नल एक पर्टिकुलर पोर्ट तक या पर्टिकुलर पिन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से एक ये जो अलग अलग वायर्स होते हैं इनकी कॉम्बिनेशन से एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है, जिसके थ्रू हम उसको कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं और सिग्नल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही शील्डेड आ गया। देखिए शील्डेड में थोड़ा कवरिंग ज़्यादा है और अनशील्डेड में कवरिंग कम है। तो इसमें देखिए डिसएडवांटेज में कि इजी टू इंस्टॉल होता है। जैसे हम अनशील्डेड की बात करें तो इजी टू इंस्टॉल है, लेस एक्सपेंसिव है, हाई स्पीड कैपेसिटी है, अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर लिमिट होती है इसकी। और डिसएडवांटेज में क्या है कि लो बैंडविड्थ है एज़ कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल, यानी कि जो उससे हायर लेवल की केबल है, जो कोएक्सियल केबल है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उससे क्या होगा, उससे कम बैंडविड्थ होगी इसकी और लेस प्रोटेक्शन होगी और फ्रॉम द इंटरफ्रेंस मतलब डिस्टर्बेंस, मतलब एक तरीके से मान लीजिए। फिर उसके बाद शील्डेड में आएंगे तो शील्डेड में भी वही है लेकिन थोड़े प्रॉपर कवरिंग है और केबल हैज़ अ मेटल फॉयल, जैसे मेटल फॉयल बताया गया है, और ब्राइडेड मैश कवरिंग है। तो ये सब क्या है, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। और देखिए एडवांटेज में क्या, इजी टू इंस्टॉल, एडिक्वेट परफॉर्मेंस, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों हो सकता है, एलिमिनेट्स द क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक जो है वो एक तरीके की केबल होती है, आगे देखिए हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और डिसएडवांटेज में देखिए क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट टू फंक्शन मैन्युफैक्चर। तो मतलब इसमें मैन्युफैक्चर में भी प्रॉब्लम होती है कि जो जब हार्ड बाउंडेड वाली केबल बनानी है तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होती है। हैवी इन वेट भी, और फिर एक्सपेंसिव भी होती है। और इसके बाद आता है कोएक्सियल केबल। देखिए आप लोगों को पता होगा, आपने देखी होगी इस तरीके की जो केबल है कोएक्सियल केबल, ये आपके चैनल्स के लिए यूज़ होती है, टीवी चैनल्स के लिए। जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसके थ्रू जो टीवी में आके कनेक्ट होती है, ये वही केबल है। आपने सभी ने देखा होगा, ये थोड़ी हैवी होती है और इसमें भी कई सारी क्वालिटी आती हैं। इस तरीके की जो केबल होती है उनको कोएक्सियल केबल बोलते हैं। जैसे इनर जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, फिर फॉयल शीट होती है, फिर ब्राइडेड शील्ड होती है और उसके बाद आउटर जैकेट होती है। तो इस तरीके से इतना कवर इसको प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें भी देखिए बेसबैंड और ब्रॉडबैंड सिग्नल्स के अकॉर्डिंग इसकी केबल्स अलग अलग आती हैं। इन दोनों में थोड़ी चेंजेस है सिग्नल्स के अकॉर्डिंग। और इसके अगर एडवांटेज देखें तो क्या है, कोएक्सियल केबल जैसे क्या होता है कि हाई बैंडविड्थ होती है, लॉन्ग डिस्टेंस में ले जा सकते हैं। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो वेरी हाई होते हैं, 10 Mbps तक के इसके सिग्नल्स हो सकते हैं। हायर नॉइज़ इम्यूनिटी होती है और विदाउट डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि डिस्टॉर्शन नहीं होगा इसमें। और डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है कि अगर एक एंटायर नेटवर्क फेल्स इफ़ अ सिंगल केबल फेल्स, और डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकती है। इसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे महंगी और सबसे अच्छी क्वालिटी की इस केबल जो होती है वो यही होती है। इसके सिग्नल जो होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो सिमिलर टू द कोएक्सियल केबल। और इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ट्रांसमिट डेटा, यानी कि इसके अंदर जो होती है वो एक तरीके की LED बल्ब की तरह एक लाइट की फॉर्म में डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। और इसमें देखिए इसका जो कवर होगा, देखिए ऑप्टिकल फाइबर अंदर लगे होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारा ट्रांसमिट होता है। और उसके ऊपर सेंट्रल बटर ट्यूब होती है, फिर होता है वाटर ब्लॉकिंग होता है, रिप कोड होता है, आर्मर होता है, जैकेट होती है। तो इस तरीके से इसकी भी प्रोटेक्शन जो है ना बहुत अच्छी होती है। अब देखिए इसकी बैंडविड्थ तो बहुत ज़्यादा है, 2 Gbps की स्पीड के उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इसके एडवांटेज देखिए, इस एडवांटेज क्या हो सकते हैं, हाई क्वालिटी है, वेरी हाई स्पीड है और नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस।
और नॉइज़ डिस्टॉर्शन, इन सब से प्रॉब्लम जो ख़त्म हो जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है डिस्टॉर्शन वगैरह और इंटरफ्रेंस वगैरह। और बोथ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल हम इसमें शेयर कर सकते हैं। और अब इसके बाद डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव होगा, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल होगा, और मेंटेनेंस क्या होगा, एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट होगा। इसके बाद ईथरनेट केबल आपने देखा होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक केबल होती है। और आपको देखिए ईथरनेट केबल में इसमें जो आगे कनेक्टर दिखाया हुआ है, ये इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ये एक कंप्यूटर के पीछे जो CPU जिस सिस्टम यूनिट बोलते हैं, उसके पीछे ये कनेक्ट होता है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली हम इस तरीके की केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक लैन में यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। और हम इसको किसी हब के थ्रू, स्विच के थ्रू, या किसी सेंट्रल डिवाइस के थ्रू हम एक नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के केबल्स के थ्रू। इसके बाद इसमें देखिए, अगर हम किसी सेंट्रल डिवाइस के थ्रू अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होती है। जैसे दिस केबल एक्चुअली कनेक्ट्स अ कंप्यूटर और डिफरेंट कंप्यूटर इन नेटवर्क टू अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हब, राउटर, स्विच के थ्रू हम क्या करते हैं, हब से कंप्यूटर पे जोड़ ली, और इस तरीके से एक हब में मान लीजिए 8 है, 16 है या 32 हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। तो अगर 8 है तो 8 कंप्यूटर्स को हम आपस में शेयर कर सकते हैं, और 16 है तो 16 कंप्यूटर्स को। तो इस तरीके से केबल हम उसमें जोड़ते चले जाएंगे अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू, और इस तरीके से एक नेटवर्क क्रिएट होता चला जाएगा। इसमें स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होती है। और क्रॉस ओवर केबल क्या होती है, डायरेक्टली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ लिया जाता है। उनके पीछे एक ही केबल के दो छोर होते हैं, दोनों के जो कनेक्टर होते हैं उनको दोनों कंप्यूटर में अलग अलग लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है अगर दो कंप्यूटर को ही आपस में शेयर कराना है तो ईथरनेट केबल आपको समझ में आ गई होगी। और एडवांटेज में क्या हो सकता है कि लेस चांसेस टू ऑफ केबल ब्रेकेज एंड इंटरफ्रेंस, और वेरी गुड स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड होती है, डेटा की सिक्योरिटी। और डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ होता है 350 to 700 फीट तक। और इफ़ वी ट्राई टू कवर मोर एरिया, अगर हम ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहते हैं तो इसमें किसी सेंट्रल डिवाइस को यूज़ करना होगा, जैसा कि हम ऊपर के उसमें यूज़ कर रहे थे। इसके बाद आता है वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया। जिस तरीके से अभी ये वायर्ड हम पढ़ रहे थे, जिसको हम क्या कह रहे थे, गाइडेड बोल रहे थे, यहाँ पर उसको अब दूसरा टाइप का एक नेटवर्क आ गया जिसको बोलते हैं वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायरलेस में देखिए अनगाइडेड है तो इसमें कोई केबल नहीं होगी और लॉन्ग डिस्टेंस होगा। और इसमें देखिए सबसे पहला है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जनरली मतलब बहुत आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं, और इसकी लो फ्रिक्वेंसी होती है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। और ये किसी बिल्डिंग के थ्रू, बिल्डिंग पर ऊपर जो टावर लगे होते हैं उसके थ्रू इसमें सिग्नल्स को मूव किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस। और फिर उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव में क्या होता है कि जो डिस्टेंस जो होगा वो डिपेंड करता है हाइट पे। तो जितना ऊंचा हमारा एंटीना होगा, वो एंटीना जितना दूर तक सिग्नल्स को सेंड करेगा, वो डिस्टेंस हाइट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी कि बिल्कुल सीधे होते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो जितना ऊंचा होगा हमारा हाइट जितनी ऊंची होगी उतनी ज़्यादा दूर तक हमारा सिग्नल पहुंचेंगे। इसके बाद आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडिया। अब देखिए सैटेलाइट के थ्रू जिस तरीके से इसमें दिखाया गया कि पहले एक किसी इसके जैसे जिसको हम छतरी बोलते हैं, ये इस तरीके की छतरी तैयार की जाती हैं। तो इनके छतरी के थ्रू से सिग्नल जो है सैटेलाइट को जाएंगे, और सैटेलाइट से हमारी छतरी के थ्रू अदर नेटवर्क्स को मिलेंगे। तो इसमें ऑल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन
आसानी से हो सकता है, पूरी पृथ्वी पे कहीं भी इसके कम्युनिकेशन को किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडिया। इसके बाद आता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया। अब इसमें शॉर्ट डिस्टेंस में जैसे एक होता है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड में क्या होता है, बहुत छोटे आप जैसे टेलीविज़न में और वीसीआर में रिमोट कंट्रोल को जो यूज़ करते हैं, उसमें जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू जो सिग्नल वो होते हैं, तो इंफ्रारेड ये वेव्स होती हैं। इसके बाद वाईफाई। तो वाईफाई क्या होता है, जैसे वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ होते हैं और ये किसी आईएसपी के थ्रू एक कनेक्टिविटी होती है। इसमें आप मतलब किसी कोई हॉटस्पॉट टाइप से आप बना सकते हैं। तो वायर्ड वो होता है एट होम, एट वर्क और लाइब्रेरी, स्कूल, एयरपोर्ट, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होती हैं, क्या होती हैं, एक ऐसी कंपनी होती हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस कराती हैं। और राउटर एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। और इसके बाद हॉटस्पॉट बना के आप इसको वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ को पता होगा, लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। ये भी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें एक नेटवर्क क्रिएट करके आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं लो डिस्टेंस में। इसके बाद वाईमैक्स लेज़र होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट होता है, यानी कि जो क्या होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, वन साइड, यानी कि सिंगल साइड से ट्रांसमिशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है ट्रांसमिशन। इसके बाद वाईमैक्स होता है। वाईमैक्स देखिए इन सब की प्रॉब्लम को, यानी कि जो डिस्टर्बेंस या कम डिस्टेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वाईमैक्स को डेवलप किया गया। तो इसकी जो ब्रॉडबैंड जैसे बहुत पहले यूज़ होते थे हमारे बेस बैंड ब्रॉडबैंड, डायल अप, वाईफाई, तो इन सब से भी अच्छी क्वालिटी के हमें स्पीड के लिए और वाईमैक्स का यूज़ किया गया। तो ये 50 किलोमीटर के अराउंड में इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है कंटेंट टेक्नोलॉजी। अब कंटेंट टेक्नोलॉजी में क्या आता है, अब जैसे कंटेंट है, कंटेंट में हमारा डेटा हो, मल्टी टाइप्स के मीडिया हैं, जैसे डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इसकी जो कम्युनिकेशन है, किसी भी तरीके के डेटा के जो कम्युनिकेशन होगा इंटरनेट के थ्रू, इसको हम क्या कहेंगे, कंटेंट टेक्नोलॉजी। एक तरीके से जैसे पहली लाइन में हम देख सकते हैं, द यूज़ ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट हैज़ इंक्रीज्ड टू शेयर एंड एक्सचेंज डेटा। और इस क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंटेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें देखिए डेटा को शेयर किया जाता है। तो डेटा को समझ लेते हैं पहले क्या होता है। डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर, कुछ भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा, मीनिंग, इसको प्रोसेस किया जाता है मीनिंगफुल में, और जब मीनिंगफुल में प्रोसेस हो जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और अगर ये अब जब मीनिंगफुल में इन प्रोसेस किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि ये मीनिंगलेस होगा। तो इन्फॉर्मेशन कब बनती है, जब उसको प्रोसेस्ड कर दिया जाता है। तो डेटा इज़ प्रोसेस्ड, इट कन्वे समथिंग मीनिंगफुल। तो जब मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। इसके बाद आता है मल्टीमीडिया, यानी कि अब जैसे नाम है मल्टी प्लस मीडिया, तो मल्टी मतलब बहुत सारे, और मीडिया मतलब अलग अलग तरह के कंटेंट्स, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, ऑडियो, वीडियो। तो ये मल्टीमीडिया इस तरीके से मल्टीमीडिया कहलाता है। इसमें टेक्स्ट जो होता है, नॉर्मली हम जो टाइप करते हैं या लिखते हैं, वो सब टेक्स्ट होता है। इमेज आपको पता होगी, फ़ोटो होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जिसके अलग अलग टाइप्स के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं फ़ोटो होते हैं। और ऑडियो के भी MP3, WMA, वेव, रियल ऑडियो, ये सब अलग अलग तरह टाइप के ऑडियो होते हैं। वीडियो में भी अलग अलग क्वालिटी होती हैं, MPEG, AVI, WMV। और एनिमेशन भी अलग अलग तरह के एनिमेशन हम अलग अलग सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर सकते हैं।
और प्लग इन जो ऐसी डिवाइस जो डायरेक्ट लगाने से चल जाए किसी कंप्यूटर में तो प्लग इन होगा। इसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो सकता है, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए जैसे ऑनलाइन इंटरनेट पर किसी पर्टिकुलर सर्वर पे अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो क्या होगा, वो क्लाउड कंप्यूटिंग होगी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए समझ लीजिए कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है या बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत सारा स्टोरेज नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और या फिर हम ऑल वर्ल्ड में कहीं भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं, पोर्टेबिलिटी आसानी से बनी रहे, तो हम ये सब क्या है, इसकी क्या होंगे, एक तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। नीड्स अ मशीन, एक कंप्यूटर हमें ऑनलाइन मतलब एक ऑनलाइन हम सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, सर्वर पर स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू हम ऑल वर्ल्ड में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाउ क्लाउड कंप्यूटर वर्क्स, अब किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक आपको एक ऐसा प्लेस मिल जाता है जिस प्लेस पर आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे ईमेल होता है, तो आप क्या करते हैं, अपने डेटा को वहाँ पे आपने सेंड कर दिया, अब वो ऑनलाइन रहेगा, एक सर्वर पर रहेगा, और आप कहीं भी किसी भी प्लेस पर आप या जिसको आपने डेटा सेंड किया है, मैसेज सेंड किया है, वो ओपन कर सकता है, देख सकता है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये भी एक सर्वर को यूज़ किया जा रहा है, तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह ही ये यूज़ हो रहा है। तो ये आजकल पेड और अनपेड दोनों तरीके से आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्लाउड, जैसे पब्लिक क्लाउड है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है ऑनलाइन, अपने डेटा को कहीं भी आप इसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई चार्जेस नहीं होता। और सर्विस प्रोवाइडर कंट्रोल्स द ओनरशिप, ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके पास ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन रिसोर्सेस को मैनेज और मेंटेन करने की। और जैसे इनके कुछ एग्जांपल जैसे क्या हैं, अमेज़न इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, या सन क्लाउड है, या गूगल ऐप क्लाउड है, IBM ब्लू क्लाउड है। तो यहाँ पर आप अपने डेटा को सिक्योर सेव कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद प्राइवेट क्लाउड है, तो ये एक प्राइवेट पर्पज़ से होता है, यानी कि डेटा वहाँ पर और ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि ये सभी इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन मीन एक्सक्लूसिवली फॉर अ कंपनी, एक कंपनी के लिए हो सकता है, यूज बाई और दे आर यूजुअली यूज बाई कंपनी विच हैव द हाई डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जहाँ हाई प्राइवेसी और सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, और ये किससे, पब्लिक क्लाउड से। इसके बाद हाइब्रिड, इसमें दोनों ही तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो सकती हैं, कि पब्लिक भी और प्राइवेट भी, यानी कि आप चाहें तो डेटा को पब्लिकली सेव भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको प्राइवेटली ओनरशिप ले सकते हैं। Some of the resources shared and managed internally within an organization own private cloud, are some shared and managed using the public cloud. इसके बाद the cloud is just another name used for the internet, और cloud computing invented by Joseph Carl Robert Licklider 1960 में। और कम्युनिटी क्लाउड मतलब एक ग्रुप बना सकते हैं उसमें, एक क्लाउड के उसमें सेंस में। इसके बाद बेनिफिट ऑफ क्लाउड, अब बेनिफिट तो डेटा इज़ अवेलेबल होता, कहीं भी किसी भी समय अवेलेबल हो सकता है। नेटवर्क क्रैशेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, और आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, आसानी से, और पोर्टेबल है, और इन्वेस्टमेंट कम होता है, हार्डवेयर की कम ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरीके से इसके एडवांटेज हो गए। क्लाउड डेटा स्टोरेज एंड शेयरिंग, अब क्लाउड डेटा स्टोरेज क्या है, एक सर्वर जहां बनाया जाता है वहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए एक क्लाउड स्टोरेज बनाया जाता है, जिसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस स्टोरेज क्रिएट किया जाता है, यानी कि वो सारा जो
जो हमारी बहुत सारी, इसमें क्या होता है, एक अलमीरा टाइप से बहुत सारे केसेस बनाए जाते हैं। उस केसेस में बहुत सारे हार्ड डिस्क होती हैं, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की। तो इतना ज़्यादा होता है कि ऑल वर्ल्ड में जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, पर्टिकुलर सर्वर पर जो भी एक्सेस करेगा, उन सभी का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। और इसमें सर्वर लेवल के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इन सभी एक्सेस को। और क्लाइंट कंप्यूटर अपनी रिक्वेस्ट करता है या अपने डेटा को सेंड करता है सर्वर स्टोरेज पे। तो इस तरीके से ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देखिए, इसमें एक्सरसाइज आप चाहे सेल्फ कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये आपका अभी चैप्टर फिनिश होता है। तो इसमें मैंने टिक भी लगा रखे हैं, क्वेश्चन के नंबर भी लिख रखे हैं। आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे आप एक रिक्वेस्ट कर दीजिएगा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आप इस चैप्टर के कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन दोनों कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।